मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, "आप अपनी जो इज़्ज़त और सम्मान को लेकर चलते हो, बेटा इसको लेके जाना, इसे कमा के वापस लाना, जो लेके जा रहे हो उसे बढ़ा के वापस लाना। अगर नहीं बढ़ा पाओ तो कोई बात नहीं, पर इसे कम मत करके लाना कभी। पूरी बुक तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको याद हो और पूरी बुक ऐसी भी नहीं हो सकती कि वो महत्वपूर्ण हो। उसमें से जो अच्छा है उसे छाँटते रहो, वो लिखते जाओ, वहीं पे क्वेश्चन लगा लो, वही उसी को अंडरलाइन कर लो। तो पहली कई बार बार कोई लड़की घर से निकल रही है, हुँ, गाँव में जा रही है जहाँ आने-जाने का साधन नहीं है प्रॉपर बिल्कुल। और वहाँ कोई महिला साथी भी नहीं है, तो घबराहट होनी हाँ, स्वाभाविक है। बिल्कुल, मेरा ये रहता था कि भई पहली बार सिलेबस करने में आपको अगर महीने से डेढ़ महीने लगे हैं, तो अगली बार वो सिलेबस आपका 15 दिन में होना चाहिए और उससे अगली बार वो 7 दिन में। मैं चाह रही थी कि वो मेरे से पाश्चात्य में से पूछे, और वही पूछा उन्होंने? नहीं, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अब मैं लगता है कि मैं एक सहायक आचार्य के पद के साथ अब अपने बच्चों के साथ जो मेरे विद्यार्थी होंगे, अब उन्हें बनाऊँगी। वो कहते हैं ना कि जो मैं नहीं कर पाई वो ज़रूर करेंगे। मैं सबसे पहले तो अपना क्रेडिट वही ईश्वर को दूँगी, फिर अपने माता-पिता को, फिर जो निर्मल सर हैं, उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि कहीं न कहीं वो क्या है ना जहाँ हमें लगा कि नहीं अब नहीं होगा, वहाँ उन्होंने कहा नहीं होगा। वो कहते हैं ना आप पर विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको गिराने वाले हज़ार होंगे पर आपको उठाने वाले 1-2 ही होंगे। कि मैं जब सर के पास गई थी, एमए भी नहीं थी और आज सर ने कहीं न कहीं मैं उनके बराबर तो कभी नहीं हो सकती पर पद में उन्होंने अपने बराबर लाके खड़ा कर दिया है आज। एक नौकरी के साथ-साथ दूसरी की तैयारी करना और सफलता पाना थोड़ा मुश्किल है, खासकर तब जब परिवार में उस पेशे का कोई अनुभव ना हो। हमारे आज के मेहमान ने इस राह पर न केवल कदम बढ़ाए, बल्कि हर चुनौती को पार किया। ये अपने परिवार की पहली महिला है जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज भेजा गया और पहली सदस्य है जिन्होंने सरकारी सेवा में जाने का सपना देखा। इन्होंने अपनी राजकीय सेवा की शुरुआत फर्स्ट ग्रेड टीचर के रूप में की और अब बन गए हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है ममता शर्मा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। ममता, आपका टॉक विद बीएमआर में बहुत बहुत स्वागत। जी सर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने अभी जी। 56वीं रैंक के साथ। जी सर। क्या महसूस कर रही हो? नहीं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सपना मैंने देखा था, वो आज सच हो गया है। एक बार तो किसी भी व्यक्ति को अपना सपना सच होने पर विश्वास नहीं होता। पर हाँ, अब जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे लग रहा है कि मैं एक सहायक आचार्य बन चुकी हूँ। कब देखा ये सपना? वैसे मेरा सपना ये 2021 से पहले देखा हुआ था, पर पिछली वैकेंसी में किसी कारणवश मैं वो तैयारी नहीं कर पाई थी। ये समझ लो मैं सिर्फ़ पेपर देखने के लिए ही पेपर देने बैठी थी। उसके बाद मैंने जैसे ही वो वैकेंसी निकली और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे सहायक आचार्य बनना है। ये सपना आपने 2021 में देखा। हुँ, आप इससे पहले फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं। जी सर। वो सपना कब देखा? मेरा पहले तो जॉब में आने का कोई सपना भी नहीं था। जी। शुरू-शुरू में मुझे इसे प्रशासनिक सेवा में जाना था। मुझे एसडीएम बनना था, मुझे यूपीएससी करना था। पर धीरे-धीरे कहते हैं ना आपको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो तब तक आप अपने परिवार पर निर्भर हो। और मैं नहीं चाहती थी कि लंबे समय तक आप अपने पिता पर निर्भर रहो। पिता की भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। बस उन्हें ज़िम्मेदारी से मुक्त करने के लिए उन्होंने ही ज़बरदस्ती से बीएड करवाई मेरे से। मेरा तो पापा को ये कहना था कि आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। बीएड नहीं करनी, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे एसडीएम बनना है। पापा ने बोला नहीं करनी है, बीएड करनी है। उनके कहने से मैंने बीएड की। उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि जिस सब्जेक्ट में मैं अभी विषय में हिंदी से मैं हूँ, उस समय मेरी एमए नहीं थी जब बीएड की। मैंने 4 गुनी फीस में एमए प्रीवियस का फॉर्म भरा है। अच्छा, जी, एमजीएसयू से। लेट फीस। बिल्कुल 4 गुनी। समय निकल गया था क्योंकि पहले मुझे ओपन यूनिवर्सिटी से करनी थी। फिर मैंने 4 गुनी फीस में फॉर्म भरा। प्रीवियस का कहते हैं ना जो आपकी तकदीर में लिखा होता है, ईश्वर आपको उस तरफ ले ही जाता है। मैंने फॉर्म भरा। उस ईयर मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज रहे प्रीवियस में 75 के आसपास। फिर मैंने फाइनल ईयर का आया, फाइनल ईयर की वैकेंसी के जस्ट साथ में ये वैकेंसी आ गई फर्स्ट ग्रेड की। ये कब की बात है? ये है अपने 2015 की बात है। अच्छा। ये वैकेंसी आ गई 2015 लास्ट में। तब मेरे पास एक तरफ मुझे एमए फाइनल ईयर का फॉर्म लगाना, एक तरफ इसका फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म लगाना। मतलब हर व्यक्ति घबरा तो जाता ही है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने जैसे-तैसे मेरी कोई दोस्त है, स्कूल फ्रेंड थी उससे बात की।
फिर मुझे ये निर्मल रांकावत सर हैं, जो अभी वर्तमान में डूंगर कॉलेज में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर हैं। जी। सर से मेरी बात हुई, तो सर के क्लियर शब्द थे, मतलब बिल्कुल, कि बेटा तुम्हें धोखे में रखूँगा नहीं, पर यही है कि एमए के बिना फर्स्ट ग्रेड होगी नहीं, पर फिर भी यही कहूँगा तैयारी करो। तो मेरे माता-पिता के आशीर्वाद से, सर के मार्गदर्शन से मैंने तैयारी की। उस दौरान मैंने 2 बार नेट की और जैसे ही मेरे एमए का रिज़ल्ट फर्स्ट ग्रेड से 10 दिन पहले आया, 10 दिन क्या 7 दिन पहले आया, और तब वो कहते हैं ना, भगवान पर मेरा विश्वास और सर की कही बात दोनों सच साबित हो गई। सर मुझे हमेशा कहते थे, "तू विश्वास रख, रिज़ल्ट आएगा।" मैं कहती, "सर मुझे नहीं लग रहा, अब तो 7 दिन बाकी है, कैसे आएगा रिज़ल्ट?" "नहीं, नहीं आएगा, तू भरोसा रख।" वही है, 7 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया, से उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। 7 दिन बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया और 1 डेढ़ महीने बाद मैं फर्स्ट ग्रेड बन गई। वो रिज़ल्ट भी सर ने देखा, तो मतलब वो सपना कहते हैं ना, आपने देखा, जिस समय मैंने शुरुआत में कभी वो नहीं सोचा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, पर जिस दिन मैंने तैयारी शुरू की ना, उस दिन मैंने दिमाग में बिठा लिया था कि जो भी हो रहा है, मुझे सर 100% देंगे और मुझे 200% देना है उसमें अपना। ये आपकी लाइफ का पहला कंपटीशन एग्जाम था बिल्कुल, मेरी लाइफ का पहला कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम और था। पहला कंपटीशन एग्जाम आपने क्रैक कर लिया। बिल्कुल, रैंक क्या बनी थी उस समय आपकी? मेरी उस टाइम तो रैंक काफ़ी पीछे थी, क्योंकि 7 दिन पहले ही मुझे पता नहीं था कि मुझे एग्ज़ाम देना है या नहीं। तो उस सब और उसके साथ-साथ एमए के साथ-साथ, पर हाँ, मेरी सिलेक्शन तब भी जनरल बॉयज़ में हुआ था। तो अच्छी रैंक कह हाँ, सकते हैं? अच्छी रैंक थी बिल्कुल, हुँ। पर मैं उस रैंक को ये नहीं कह सकती कि भई आपको उतनी अच्छी नहीं थी कि आप 2 डिजिट्स में बता पाओ। उसके लिए सीरियस तैयारी कितने महीने की आपने? मैं बताऊँ ना, मैंने उस टाइम भी तैयारी कम से कम 8 महीने 9 महीने तो पक्का की थी, और वो है कि जो मैं पढ़ के आती, जैसे सर से मैं पढ़ रही थी, फर्स्ट डे मेरा, मैं बताऊँगी, मेरा ऐसा था कोचिंग में कि सर ने टेस्ट लिया। मैंने जिस दिन एडमिशन लिया उस दिन सर ने टेस्ट लिया, और जो मेरे से पहले से बैच से पढ़ रहे थे, जो बच्चे सर के पास, उनके 150 में से 145, 139 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और सर ने मेरे से पूछा सबके सामने, तो मैंने कहा सर मेरे तो 40 क्वेश्चन सही हैं। उस दिन शर्म भी आई, पहला दिन था। सर ने कहा कोई बात नहीं, पर उस दिन दिमाग में बिठा ली थी कि जो जितने आगे हैं, मैं उनसे भी आगे निकलूँगी। उसके बाद जितना सर पढ़ाते, उससे डबल घर पे पढ़ती, और जो सर पढ़ाते वो पहले मैं पढ़ के जाती। फिर आप उस कैटेगरी में आ गए। हाँ, शायद उनसे भी आगे। फिर हर बार जब भी सर देखते तो मेरे नंबर ज़्यादा होते। पहले हाँ। अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद थी हाँ, आपको? क्योंकि मैंने, मतलब आप जब तैयारी करते हो ना, जी। तो आपको पता होता है कि आपका पेपर कैसा गया है। हर एक विद्यार्थी या जो भी एस्पिरेंट होता है, वो डरता ज़रूर है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक वो कहते हैं ना, थोड़ा-सा संयोग काम करता है। मेहनत के साथ ईश्वर की भी जब मेहरबानी हो तभी काम बैठता है आपका। तो उस टाइम मुझे लगा था कि मेरा हो तो जाना चाहिए, पर पता नहीं फिर कैसे क्या होगा। पर हाँ, पेपर देने के बाद विश्वास था कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया है। फिर ईश्वर का आशीर्वाद था, मेरे जो सर हैं, गुरुजन हैं सारे, परिवार वाले, सबका सहयोग था तो हो गया। नेट आपका 2015 में हो गया था? हाँ, एक बार 15 में हुआ और एक बार 2016 में हुआ। 2 बार क्यों क्लियर किया? एक्चुअल में मैं तैयारी कर रही थी। तैयारी के दौरान अगर आप पेपर देते रहते तो आपको अपनी तैयारी को अपडेट करते रहने का मौका अच्छा। मिलता है, नया सीखने का। हुँ। पीएचडी हो गई आपकी? जी, मेरी पीएचडी अभी चल रही है। कहाँ से? मेरी पीएचडी वहाँ हनुमानगढ़ से चल रही है। एसकेडी यूनिवर्सिटी। जी, एसकेडी से चल रही है। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? मेरे घर के पास एक स्कूल है। उसके बाद राजकीय सेठ ये रावत मलबोथरा से, बीकानेर मोईसारी बिल्कुल स्कूल है। बीकानेर से, फिर जैन कन्या से। फिर एक्चुअल में मेरा परिवार ऐसा है जिसमें मैं पहली बच्ची हूँ जो कॉलेज गई हूँ। अच्छा। मेरे से पहले किसी भी लड़की को कॉलेज नहीं भेजा गया। स्कूल जाओ, पर कॉलेज आपको रेगुलर नहीं जाना। पर मेरी बड़ी बहन है, उसने इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया कि मेरी बड़ी वाली बहन ने, मतलब मेरे पापा को बोला कि चलो आपने, हम तक तो कोई बात नहीं, हमें नहीं भेजा, हमें इसका वो नहीं है, पर आप इसको ज़रूर भेजो। हम चाहते हैं कि हमारी छोटी बहन है और वो कुछ करके दिखाए। तो मेरी बड़ी बहन ने काफ़ी ज़िद की, तब जाके मेरे पापा माने कि चलो ठीक है। तो मैं पहली लड़की हूँ अपने घर में जो कॉलेज गई, और मैं मेरी पूरी फैमिली में पहली लड़की हूँ, या पहली मेंबर हूँ जो सरकारी सेवा में हूँ, बाकी सब बिज़नेसमैन हैं। आप ये कह रहे हो कि हमारे परिवार में पहली बच्ची मैं हूँ जिनको कॉलेज भेजा गया। जी। तो माताजी, पिताजी को परिवार वालों ने कहा नहीं, नहीं भेजना, हमारा रिवाज नहीं है, हम रेगुलर कॉलेज भेजें? नहीं, कहने वालों ने कहा, तैयारी के दौरान भी मम्मी-पापा को काफ़ी लोगों ने बोला,
बच्ची है, इतनी दूर पढ़ने जाती है, आती है, पता नहीं कैसे लोग क्या कहेंगे। मेरे पापा हमेशा एक ही कहते हैं कि बेटा अगर आप सही हो ना, तो दुनिया क्या कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे मेरी बच्ची पर पूरा विश्वास है। और वो ज़्यादा अपना समय ये पूजा-पाठ में और अपने बिज़नेस में ही निकालते हैं, वो इधर-उधर बैठ के उनको है भी नहीं, ज़्यादा सुनते नहीं हैं। उनका सपना था कि हाँ, तुम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर करो। जब मेरा फर्स्ट ग्रेड हुआ, उसके बाद वो मेरे को बोलते थे, आगे तैयारी करो, कॉलेज की तैयारी करो। तो मैंने वो क्या है ना, उनकी बातों को सुन-सुन के मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए आगे। और कहने करने पर तो आपको भी पता है कितना ध्यान देना चाहिए लोगों पे। आपने जवाब करके दिखाया है, हाँ, बोल के जवाब नहीं दिया। नहीं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, कि अगर आप अपनी बात को बोल के साबित करो, उससे अच्छा आप करके साबित करो। आपने पढ़ाई फिर रेगुलर रखी? मैंने फाइनल ईयर तक तो रेगुलर पढ़ाई की है कॉलेज से, जी। बाद में प्राइवेट है कॉलेज। आप फर्स्ट ग्रेड लग गए, हुँ। उसके बाद में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी आपने कंटिन्यू रखी या बीच में ब्रेक दे दिया नहीं, था? बीच में छोड़ दी थी। जैसे मेरी पहली पोस्टिंग काफ़ी दूर थी, 80 किलोमीटर। बीकानेर से। बिल्कुल, सुबह जाना, शाम को आना, तो इस अच्छा, अप डाउन दौरान करते थे। हाँ, इस दौरान आप क्या कर पाओगे? संभव नहीं होगा आपके लिए। और मैं मानती हूँ कि इंसान को अपने कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए। तो मेरे लिए अब मेरे से पहले वो बच्चे हो गए थे जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान उनके प्रति रहता। उसके बाद घर आना, वापस जाना। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस समय मेरी पोस्टिंग दावा थी, उस दौरान मैं यहाँ से तो बस से जाती थी। आगे नोखा से दावा तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था। बीकानेर से नोखा बस से जाते थे? बस से, आगे कोई साधन नहीं था। आगे कोई साधन मतलब कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप कैसे जाते फिर वहाँ से? फिर जो हमारे साथ का स्टाफ था, उनके साथ बहुत कोऑपरेट करना पड़ता, कई बार मुझे उनका वेट करना पड़ता। मैं बीकानेर से जाके भी पहले पहुँचती, फिर वो आते, कई बार वेट करती, कई बार ऐसा होता कि वो जल्दी निकल जाते। तो मैं जैसे-तैसे करके कोई कोई जैसे टेम्पो वगैरह होते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे लेते वो 400, 500 रुपए छोड़ने अच्छा। का, 18 किलोमीटर का भी। हुँ। मतलब वो मेरी जो सफ़र रहा बहुत मुश्किलों भरा रहा। और उसके बाद वहाँ पे मैं एकमात्र महिला स्टाफ में, अच्छा, सारे के सारे मेल। जब मैंने जॉइन किया, कोई कितना महिला था नहीं। स्टाफ? स्टाफ उस समय 20 का 15-20 का स्टाफ था हमारा पूरा। अच्छा, उसमें महिला आप एक महिला एक अकेली में थी। बिल्कुल, वो भी व्याख्याता के तौर पे लगी। और जब हम जॉइन करने गए तो मेरे पिताजी और साथ में थे। तो हमें लगा आएगी, महिला आएगी, क्योंकि दावा का नाम भी हमने तभी सुना था। जब गए थे तब तो स्कूल बहुत पहले का बना हुआ था, अब तो उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई है। मतलब वो कहते हैं इतने साल रहते वहाँ, तो अब मन सा लग गया था। तो हमें लगा अब कोई अब आएगी, महिला स्टाफ आएगी। फिर हमने देखा यहाँ पे कोई महिला स्टाफ नहीं है। तो एक बार तो घबराहट होती है, हुँ। फिर सोचा कि नहीं, नहीं, आपको जब करना ही है तो पहली कई बार बार। कोई लड़की घर से निकल रही है, हुँ, गाँव में जा रही है, जहाँ आने-जाने का साधन नहीं है प्रॉपर बिल्कुल। और वहाँ कोई महिला साथी भी नहीं है, तो घबराहट होनी हाँ, स्वाभाविक है। बिल्कुल हुई, पर ये सोच लिया कि जीवन में अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तो फिर क्या? हुँ। भई आपने अगर इतनी बड़ी चुनौती पार करके ही तो आप बने हो व्याख्याता। जी। तो अब आपको एक मौका और मिल रहा है, एक चुनौती और सही। वहाँ करते-करते मैंने कम से कम सवा 5 साल वहाँ निकाले दावा में। उस चुनौती को स्वीकार किया आपने। बिल्कुल, हर स्टाफ के साथ अच्छा हमारा था, व्यवहार सबका अच्छा था, बढ़िया था। वो बड़े भाई बनकर रहे, मैं छोटी बहन बनकर रही। तो हमारा समय निकल गया, हमें कभी पता ही नहीं चला कि सवा 5 साल निकल गए। बाकी ये था कि जब शुरुआत में काफ़ी बड़ी चुनौती थी मेरे लिए कि इतने मेल स्टाफ में, और पहली बार, मैं सच बताऊँ, मैं पहली बार अपने घर से निकली थी। और मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं जब भी हो, एज़ अ महिला, आपको भी पता है कि एक महिलाओं के लिए कितनी ऐसे हो जाती है थोड़ी सुरक्षा में। जी। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, आप अपनी जो इज़्ज़त और सम्मान को लेकर चलते हो, बेटा इसको लेके जाना, इसे कमा के वापस लाना, जो लेके जा रहे हो उसे बढ़ा के वापस लाना। अगर नहीं बढ़ा पाओ तो कोई बात नहीं, पर इसे कम मत करके लाना कभी। क्या बात है! बस इसी विश्वास के साथ मेरी वहाँ भी सर्विस अच्छी रही, अभी यहाँ है, तो यहाँ भी स्टाफ अच्छा है, हमारे प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छे हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहा। मैडम ने भी अच्छा, हमेशा कहते हैं कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, वो जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कर लोगे। पर हाँ, मुझे धीरे-धीरे फिर से जैसे-जैसे वैकेंसी आई थी 2021 वाली, उस दौरान मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँ, पर मैं नहीं कर पाई। किसी कारणवश, पारिवारिक कारण भी थे, फिर यही है कि मैं दूरी भी बहुत अधिक थी। दूरी को तो मैं नहीं दूँगी क्योंकि आदमी पढ़ने वाला किसी भी परिस्थिति में पढ़ लेता है। मैंने तैयारी नहीं कर पाई उस आप दौरान कुल तो। मिला के 2021 को मैनेज नहीं कर पाए। हाँ, बिल्कुल, मैं उस वैकेंसी को बिल्कुल भी, मैं बुक्स भी नहीं खरीद पाई।
उस तैयारी के दौरान तो। उसमें आपने इंटरव्यू दिया? नहीं, मैं कह रही हूँ मैंने कोई तैयारी ही नहीं की, मैं बुक्स भी नहीं खरीद पाई। केवल यूँ ही दे के आए आप, हाँ, बस ये रहता है केवल देखने के लिए? कि हाँ, पेपर देखना चाहिए उसका स्तर कैसा है। हुँ। और नेक्स्ट वैकेंसी जो आई, इसमें पहले से सोच रखा था कि 1 सीट तो लेनी है और अपनी मेहनत से लेनी है। चाहे कितनी सीट्स आए, हाँ, सीट्स कितनी आए, मेरे को तो एक ही चाहिए। मुझे एक चाहिए। 2021 के बाद में आपने तय कर लिया, फिर आपने एक शेड्यूल बनाया कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है? नहीं, मैं वो जो कहते हैं ना चार्ट बना के, दिनचर्या बना के पढ़ने वाले लोगों में से नहीं हूँ। तो फिर? वो कहते हैं ना सबकी सफलता के लिए यात्राएँ अलग-अलग होती हैं। हुँ। तो मेरे लिए ये रहता कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की बजाय मैं रात को लेट तक पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, या मेरी वो आदत में है। मैं पूरी रात पढ़ती, सुबह 5:30 बजे तक पढ़ती। अच्छा, तो फिर स्कूल? जो अपने शीतकालीन हाँ, समय होता है 10 से 4 का, तो 10 बजे जाना होता। वो जो नींद भी पूरी कर लेती आप? हाँ, जितना समय होता सुबह लेके फिर मैं वहाँ चली जाती। वहाँ जाके अपना करके पढ़ा के बच्चों को, जो साथी लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो उनमें भी हमारे थोड़ा ऐसा रहता है कि वो भी तैयारी करते हैं, तो आपस में क्वेश्चंस पूछ लो, क्वेश्चंस बना लो, एक टॉपिक डिसाइड कर लो, कल आपको वो पढ़ के आना है। फिर उसके बाद फिर से घर आती, फिर आते ही वही करंट अफेयर्स पढ़ना, फिर वापस आके जीके पढ़ना, फिर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ना। तो ऐसे करके मैं ऐसे पढ़ती, मेरा ये नहीं था कि 4 से 6 ये पढ़ूँ, 6 से 10 वो पढ़ूँ। फिर वो होता नहीं है तो सारा मिसमैनेज सा हो जाता है आपका शेड्यूल। आपने अपने हिसाब से पढ़ा। हाँ, मैंने ये सोच लिया कि ये टॉपिक है और आज मुझे ये किसी भी हाल में ख़त्म करना है, चाहे 5:30 बज जाए, चाहे सुबह के 6 बज जाए। उससे कोर्स जल्दी-जल्दी कंप्लीट होता है आपका। आप विदाउट पे हुए? जी नहीं सर, अच्छा, फिर मैंने कोचिंग लेने का तो सवाल ही नहीं है इस बार नहीं, तो। इस बार मैंने कोचिंग नहीं ली। केवल निर्मल सर की गाइडेंस थी। निर्मल सर की गाइडेंस थी और एक अर्जुन सर भी हैं अपने जयपुर से, जी। रेनेसा से। सर का भी मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। मैंने इंटरव्यू के दौरान, तैयारी के दौरान भी सर से गाइडेंस ली। तो ये मॉक टेस्ट दिया आपने? नहीं, मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दी मैंने। टेस्ट सीरीज जॉइन की आपने कोई? टेस्ट सीरीज़ हाँ, टेस्ट सीरीज़ जॉइन की। रिटर्न के दौरान मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। अच्छा, कहाँ बीकानेर की कई बार की? नहीं, वैसे तो मैंने पहले तो अपने जो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन में जो सर लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, जी। जीके के लिए, हुँ। वो करती थी। और उसके अलावा जितने भी, मेरा ये था कि जितने ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे ना, आप उतना अच्छा रहता है। क्योंकि वो ही 3 घंटे हैं। उस 3 घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव जितने निकाल रखे होंगे ना, उतना आपका माइंड क्लियर रहेगा। तो मैंने कम से कम 8 से 10 हज़ार ऑब्जेक्टिव किए थे। कोई बुक मिलती मुझे ऑब्जेक्टिव की, मैं फटाफट, मेरा ये रहता अच्छा इसमें से देख लेती हूँ, 10 पेज निकाल लेती हूँ 10-10 करके, 2-3 दिन में एक ऑब्जेक्टिव बुक खत्म। फाइनली कब आप कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं अब तो मैं कर लूँगी? वैसे तो एक तैयारी करने वाला अंत तक जब तक जाता है ना, तब तक उसे लगता है कि उसकी तैयारी में कुछ ना कुछ छूट रहा है। वो वाली बात है कि कितना भी पढ़ लो, हमेशा लगेगा ये नहीं रह जाए, वो नहीं रह जाए। पर कहते हैं ना, अपने आपके आस-पास के लोग, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके साथी, वो होते हैं जो आपको अच्छे से, मेरे रिलेटिव हैं एक, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जब मैं तैयारी के दौरान थी, कहते हैं ना आपको वो अभिप्रेरित करना या डिसिप्लिन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे जी। बोला था कि जो तुम सोच रही हो, वो लोग कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वो करना है जो लोग सोच भी नहीं रहे हैं, तब आप जगह बना पाओगे। तब आपकी जगह है उस असिस्टेंट तो प्रोफ़ेसर आपने की। ऐसा क्या किया कि जो लोगों ने सोचा नहीं वो आपने किया? उन्होंने मुझे बोला कि जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई नोट्स पढ़ के या एक आध बुक्स पढ़ के आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, वो कितने लोग पढ़ रहे हैं? सारे पढ़ रहे हैं। फिर क्या लाखों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे? नहीं। सीटें तो लिमिटेड हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आपको कुछ अलग करना चाहिए सबसे, और अलग भी ऐसा करना चाहिए जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे उन लोगों से ज़्यादा। तो मैंने इसके साथ-साथ बुक्स पढ़ी। इसके साथ-साथ मैंने जैसे अपनी दृष्टि वाली जो नेट जेआरएफ की बुक्स आती हैं, और इसके साथ-साथ दृष्टि में जो ऑप्शनल हिंदी यूपीएससी में लगती है, वो बुक्स, और जितने आप कम से कम 10 से 20 हज़ार ऑब्जेक्टिव करो, तब जाके आपको पेपर में देखते ही समझ आ जाएगा कि अच्छा हाँ, ये तो गलत है। क्योंकि अपने पास आजकल पेपर का स्तर बहुत हार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा, कि आपसे वो चारों के चारों का पता है ना, जो अ, ब, स, द है, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो अगर आपको एक आध का भी पता है, तो फिर भी आप गलती ही करके आओगे उसको, ये स्थिति है वहाँ पे। तो इसलिए आप उनसे हट के करो, जो लोग सोच नहीं रहे हैं अभी। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से पढ़ूँ,
वो तो वो भी पढ़ रहे हैं, आप 2 किताब उनसे एक्स्ट्रा पढ़ो। इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा? जैसे मैंने नोट्स पढ़े और किसके गो नोट्स? खुद निर्मल, बनाए या किसी और के? देखो वैसे निर्मल सर के नोट्स थे मेरे पास, जी। कुछ अर्जुन सर के नोट्स थे। इसके अलावा मैंने मेरे खुद सेल्फ नोट्स बनाए थे। इसके साथ-साथ मैंने गोविंद पांडे की आती है बुक, वो पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने पुनीत राय पढ़ी थी और अशोक तिवारी जी की आती है, नेट जेआरएफ के लिए, जो नेट के लिए आती है, वो बुक पढ़ी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के ही आप उनसे थोड़ा अलग-अलग, जैसे अच्छा-अच्छा जो मैटर है वो छाँटते रहो उसमें से। पूरी बुक तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको याद हो, और पूरी बुक ऐसी भी नहीं हो सकती कि वो महत्वपूर्ण हो। उसमें से जो अच्छा है उसे छाँटते रहो, वो लिखते जाओ, वहीं पे क्वेश्चन लगा लो, वही उसी को अंडरलाइन कर लो। मैं ज़्यादा वो बुक डेकोरेट करने में विश्वास नहीं रखती कि आप हाइलाइटर लेके बैठो। नहीं, मैंने वहाँ से जो पढ़ा वो मैंने यहाँ उतार लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम उसे जल्दी रिवाइज़ कर पाऊँ। ताकि आपको बहुत सारे पन्ने चेंज नहीं करने, हुँ, बदलने नहीं और पड़े। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इतनी बुक्स नहीं खोल पाओगे। जी। लास्ट टाइम में तो आपके पास इतना कम समय होगा कि आप कैसे करोगे? और मेरा ये रहता था कि भई पहली बार सिलेबस करने में आपको अगर महीने से 1.5 महीने लगे हैं, तो अगली बार वो सिलेबस आपका 15 दिन में होना चाहिए, और उससे अगली बार वो 7 दिन में। तो इस सफ़र के लिए आपने 2 साल दिए? मान लूँ हाँ, मैं ये? बिल्कुल। पर छुट्टी आपने एक नहीं ली। नहीं, छुट्टियाँ मैंने ली हैं, मैंने पीएल ले ली अपनी, विदाउट पे नहीं हुए, कंप्लीट जैसे लोग 2, 4, पेड 6 लीव। महीने ऐसे नहीं हुए। वो जो पेड लीव होती है, मैंने मेरी पीएल ले ली, मैंने सारी मेडिकल ले ली, मेडिकल खत्म हो गई मेरी। हुँ। वो कहते हैं ना, विदाउट पे से वो पेड लीव, वो एक ही बात मान लो वो आप। बात एक ही है, वो हुँ, तो आगे जाके जुड़ती है, वो पहले आपने यहाँ खत्म कर दी। हाँ, पेड लीव में यही होता है, या तो आप उसकी छुट्टी ले लो या आपको उसका पेमेंट मिलता है। हुँ। तो मैंने वही है कि वो पेमेंट कटवा लिया अपना पीएल लेके। और छुट्टी एक तो क्या, वैसे तो देखो बीच में हमारे से दिसंबर लास्ट में छुट्टियाँ आ जाती है, गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाती है, तो उस छुट्टियों में भी आप लगे रहो। पर मैं ये सोच रही थी, जिस टाइम अगर मैं छुट्टियाँ ले लेती, तो फिर बच्चों के साथ फेयर नहीं हो पाता, कि उनके भी तो एग्ज़ाम्स थे। हुँ। मेरी तैयारी तो मैं उसके बाद भी कर सकती हूँ। मैं आपको एक बात बोली थी कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, मेरा मानना है। आपने पूरी जॉब में वो ईमानदारी रखी। बिल्कुल। आप हिंदी के अलावा भी कुछ और पढ़ाती थी स्कूल में? मैं जैसे मैंने एमए कर रखी है लोक प्रशासन से। अच्छा, एमए लोक प्रशासन से हुई है आपकी? पहले लोक प्रशासन से की, फिर हिंदी से की? फिर मैंने हिंदी से की डबल एमए। अच्छा। बिल्कुल। तो मैं बच्चों को, जैसे बच्चों को कभी कोई टीचर नहीं हुआ या वो पद रिक्त है, तो उनको राजनीति पढ़ाती, उन्हें हिस्ट्री के बारे में बता दिया, तो मैं बच्चों को पढ़ाती रहती, सामाजिक पढ़ाती। सब पढ़ाते थे। हाँ, अगर बच्चों को ज़रूरत है तो, और पद रिक्त है, बच्चों के परीक्षाएँ पास आ रही है, तो मैं वो विषय पढ़ा देती हूँ उन्हें। आप जब पेपर दे कर के बाहर निकले, हुँ। तब आपको क्या लगा कि मेरा पेपर ठीक हुआ है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार? हाँ, मुझे पेपर देने के दौरान ही, मतलब जैसे आप पेपर देखते हो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते जाते हो, तो एक बार तो आप काफ़ी नर्वस तो सब हो जाते हैं पेपर को देख के। पर इतनी नर्वसनेस की बजाय मुझे लग रहा था कि हाँ, पेपर वो आया है जो हमने पढ़ा था। और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे पेपर दे के निकले तो कॉन्फिडेंस होता है, फिर धीरे-धीरे हम सुनते हैं कि आंसर की आ गई, ये गलत, वो सही है। मैंने कभी आंसर की नहीं मिलाई। अच्छा, मिला ही नहीं आपने? मैंने किसी और को दिया, हुँ, मेरे जो है रिलेटिव, उनको दिया। मैंने कहा आप मिलाओ आंसर की। हुँ। क्यों? मैंने कहा मेरा काम पेपर दे के आना था, मेरा काम मेहनत करना था। मैंने जितनी हो सकती थी 10, 12-12 घंटे बैठ के एक जगह पढ़ाई की है, आप मिला दो। और उन्होंने आंसर की मिला के बोला कि नहीं, नहीं, अच्छे हैं। कितने नंबर बन रहे थे? नंबर तो अब उन्होंने मिलाए थे तो वो बता रहे थे कि काफ़ी अच्छे बन रहे थे, 150 प्लस ही बता रहे थे वो मेरे को। पर अब यही है कि आरपीएससी कैसी आंसर की जारी करे, उसमें कितना फेर-बदल करे, वो तो नहीं, आरपीएससी पर है। हम एक आइडिया की बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। 150 प्लस। अच्छा, इंटरव्यू कैसा गया आपका? इंटरव्यू अच्छा था। किसका बोर्ड था? मेरी मंजू शर्मा मैडम थी, जो अपने कुमार विश्वास जी की वाइफ़ हैं, जी। उनका बोर्ड था। हुँ। और इंटरव्यू अच्छा था। शुरुआत में घुसने से पहले थोड़ी-सी, क्योंकि मेरे पूरे हम 24 लोग थे, 24 में से 8-8 का जो बनता है, उसमें से उस 8 लोगों में से मेरा 1 नंबर आया था मेरे पास। जो वो क्या ना, वो कॉइन निकालने के लिए देते हैं आपको, कि निकालो कि सबसे आपका पहले कौन-सा नंबर नंबर, आपका पहला था। नंबर मेरा ही था। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ है, वहाँ बैठे थे। ठीक है, मैंने मतलब अंदर से खुद को डर लगता है, पर मैंने खुद को ऐसे कहते हैं चिल कर रखा था। मैंने कहा नहीं, नहीं, कुछ नहीं। अब जो पढ़ा है, वही तो पूछेंगे ना, और नहीं तो क्या पूछेंगे, देखेंगे।
और मैंने जैसे बताया ना, मेरे को मेरे किसी रिलेटिव ने कहा था कि तुम दूसरों से थोड़ा यूनिक करो। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जैसे आपने बोला मॉक इंटरव्यूज़ मैंने नहीं दिए थे। उन्होंने मुझे बोला तुम्हारा जितना ज्ञान होगा ना, वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन के बोलेगा। आपका नॉलेज ही आपका कॉन्फिडेंस बन के बोलेगा वहाँ पे इंटरव्यू में। नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप कितना ही कोरी बातों से कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं निकलते कोरी बातों से। तो फिर ठीक है, मैंने चिल किया, मेरा नंबर आया, घुसे, घुसते ही नमस्ते किया। एक्चुअल में मैं मैडम को जानती भी नहीं थी कि ये कौन से मैडम हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि आरपीएससी में 2 लेडीज़ मेंबर हैं संगीता आर्य मैम और और मंजू मंजू शर्मा। शर्मा मैम। मुझे नहीं पता था, मैंने ना देखा भी नहीं था कि कौन क्या है। ठीक है, अपना उद्देश्य इंटरव्यू देना था। मैं गई, मैम ने बोला बैठ जाओ, मैं बैठ गई। 2 एक्सपर्ट थे, 1 लेडी और थे साथ में एक्सपर्ट में, 1 सर थे। मैडम ने क्वेश्चंस वही पूछे, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। तो हर व्यक्ति के लिए उसका परिवार उसकी शक्ति है, और वही उसके लिए सबसे बड़ी वीकनेस वीकनेस है। कि वो साथ है तो सब कुछ जीत लेंगे, और वो नहीं है तो फिर सब कुछ जीतने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अपने लिए। काफ़ी सारे उससे रिलेटेड पूछे, हिंदी से रिलेटेड पूछे, जीके से रिलेटेड पूछे, फिर एक्सपर्ट्स ने पूछे दोनों ने, फिर बोर्ड वर्क करवाया। मैडम का नेचर अच्छा लगा मुझे काफ़ी, ऐसा मतलब आपको वो कहीं भी नर्वस फ़ील नहीं होने देते कि आप नर्वस हो जाओ। ठीक है, फिर इंटरव्यू चला 20, 25, 30 मिनट के आसपास। मैडम ने बोला ठीक है आप जाइए। फिर मैं बाहर आ गई। वैसे ही वो वहाँ रुकने नहीं देते, वो कहते आप जाइए घर अच्छा, जाइए। सॉरी बोला आपने? हाँ, मैंने जैसे 2-3 बार 4 बार सॉरी बोला था। कितने सवाल हो गए थे टोटल? मैं मानूँगी 35 क्वेश्चन तो पूछे होंगे उन्होंने, 35 से 40। सिलेबस के बाहर कितने हुए? सिलेबस के बाहर तो जैसे वो तो मंजू मैम ने ही पूछे थे, जो मेन। बाकी सिलेबस के अंदर के सवाल थे। हाँ, वो सिलेबस लेके बैठते हैं। हुँ। वो सिलेबस लेके बैठते हैं, अच्छा आप क्या पढ़ के आए हैं? पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ के आए हैं क्या? सर ने पूछा। मैंने कहा बिल्कुल सर पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? तो मैंने बता दिया, मैंने कल्पना सिद्धांत पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। मैं चाह रही थी कि वो मेरे से पाश्चात्य में से पूछे। और वही पूछा उन्होंने? नहीं, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा, फ़ॉलो अप नहीं किया उसका। नहीं, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि मैं तैयारी करके गई थी पाश्चात्य की। भारतीय तो सब पढ़ के जाते हैं। हुँ। मैं पाश्चात्य तैयार करके गई थी। मुझे लगा ये उसमें से पूछें ताकि मेरे लिए ईज़ी अच्छा हो। हो। हुँ। मतलब अच्छा हो कि आप उन लोगों से डिफरेंट है। हुँ। बट उन्होंने कल्पना सिद्धांत का वो पूछ के उन्होंने वहीं ड्रॉप कर दिया। फिर वो भारतीय काव्य शास्त्र में आ गए, उसमें से पूछे, पद पूछे। जो उन्होंने पद पूछे, वो मेरे को पूरे वो पद क्या है ना, अपने गा के बताना, उस शैली में मैंने उन्हें गा के बताया बता आपने? दिया। हाँ, बिल्कुल। हुँ। उन्होंने एक मीरा का और तुलसी का करके पूछा था कि मीरा ने तुलसी को कौन-सा पद भेजा, तुलसी ने मीरा को कौन-सा भेजा। मैंने पूरा उनको गा के बताया, ठीक है। कामायनी में से पूछ लिया, तो वो सब आ रहे थे उस टाइम, तो लगा कि हाँ। अच्छा, सिलेबस के जो सवाल थे उसमें आपने कोई ना बोला? नहीं, मैंने सिलेबस के सवाल तो सारे बताए थे उनको। बाहर का जो आउट ऑफ सिलेबस था उसमें सॉरी हाँ, बोला उन्होंने आपने? मेरे से ये पूछा था कि आप समकालीन लेखकों की किताबें पढ़ के आए हैं क्या? हुँ। तो समकालीन लेखक तो खूब सारे हैं, आप कोई भी पढ़ के जाओ। उस समय मैं जो पढ़ रही थी, तो मेरा विषय उस समय ये था कि मैं, तो फिर उन्होंने बुक्स का पूछा, ये पढ़ के आए हो? मैंने कहा आप माफ़ कीजिएगा, मैं ये तो नहीं पढ़ के आई। जो मैं पढ़ के आई थी, वो उस समय मेरा था किन्नर विमर्श। मैं उस पर काफ़ी कुछ पढ़ के गई थी, किन्नर विमर्श पर, क्योंकि क्या है ना, अभी वो विमर्श का समय चल रहा है। जी। नारी विमर्श, पर्यावरण विमर्श, ये पर मैं ये मानती हूँ किन्नर विमर्श एक ऐसा विषय है जो बाकी चीज़ों से काफ़ी हटके था। कि इनकी स्थिति को चाहे कितने ही कानून बना लिए जाए, कितना ही सुधार कर दिया जाए, पर वो उनमें बदलाव मेनस्ट्रीम में नहीं आ हाँ, पाते। बस ये मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे किन्नर, थे। ट्रांसजेंडर। हाँ, बस यही हुँ। मेन। उन पर भी पढ़ के गई थी, और अपनी माधव हाड़ा जी की पुस्तक पचरंग चोला पहन सखीरी, वह बुक्स तो मैंने काफ़ी पढ़ी थी। पर वही था कि उनको जो चाहिए था, उस समय मैंने बोला सॉरी मैं ये तो नहीं पढ़ के आई। बाकी क्वेश्चन तो कोई ऐसा नहीं गया जो मैंने उन्हें कहा हो। इंटरव्यू आपका अच्छा गया। हाँ, इंटरव्यू अच्छा गया। आपको कितने नंबर दिए होंगे, आपको क्या लगता है? उसका मैं आइडिया नहीं लगा सकती। उनका अगर मैं देखूँ तो वो खुश थे, मतलब ऐसा लग रहा था। चलते इंटरव्यू में बोला उन्होंने गुड, वेरी गुड ऐसा कुछ? नहीं, मैम जो थे, मैडम थे जो अपने जी। मेन, वो भी अच्छे, दोनों मैडम जो थे, सर भी अच्छे थे ऐसा नहीं, पर मैडम दोनों थे, मतलब काफ़ी खुश थे। मैं पढ़ा रही थी, तो जैसे ही मैंने उसको रोका, मैडम नहीं, नहीं, नहीं आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाइए। हुँ। और जो उनका जो थोड़ा-सा ऐसा बोलने का तरीका, अरे बेटा आप इसको साफ कर दीजिए और आप जाइए। तो मैडम को लगा कि हाँ, अच्छा पढ़ा रहे हैं ये।
वही वही है कि उनके पास भी तो फिर समय सीमित होता है कि वो लंबा नहीं खींच सकते उस चीज़ को। जी। तो नंबर ठीक है, आप जाइए। अच्छा, पैनल व्यक्तिगत सवाल कितने करता है? वो उन पर निर्भर करता है। कई बार तो मेरे हिसाब से मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू था ये। जी। तो मेरे से तो जनरली यही, आप क्या 10th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और क्या रुचि है आपकी, और इसके साथ ये पूछा कि क्या आप जॉब के साथ फैमिली को सँभाल लेंगी क्या? मेरा यही था, मैं तो पिछले 8 साल से सर्विस में हूँ। और सँभाल रही हूँ। बिल्कुल, मैं फैमिली को अपनी सँभाल रही हूँ, तो मैं आगे भी उसको सँभाल लूँगी। और मेरे लिए मैं मानती हूँ मेरा दोनों तरफ कर्तव्य बनता है, तो मैं दोनों तरफ उनको कहीं न कहीं मैनेज करके ही चलूँगी। ये क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वही है कि उन पर निर्भर करता है कि वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हैं आपके। आपने जो हुँ। आंसर किया, फ़ॉलो अप सवाल करते हैं। बस हाँ, उस पे अगला क्वेश्चन निकल आता है। कुल मिला के आप संतुष्ट थे जब बाहर निकले, इस बार मेरा कहीं न कहीं हो जाएगा। रैंक का तो नहीं सोचा होगा आपने? नहीं, रैंक का तो मैंने नहीं सोचा था। मतलब ये था कि अच्छा हुआ है मेरा, हुँ। कि मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया, रिटर्न भी अच्छा गया है, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो हो जाएगा। अच्छा, आपको करनी यूपीएससी थी या आरपीएससी में एसडीएम बनना था आपको? हुँ। तो आपने तैयारी कब से शुरू की? 11th से या ग्रेजुएशन में कर दी थी या नहीं की? क्या किया? नहीं, शुरुआत से जैसे कहते हैं ना, आपकी फैमिली से आपको गाइडेंस मिलता जाता है। तो मेरी मदर तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फादर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, पर यही है कि उनको भी इतना नॉलेज नहीं है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह कैसे क्या देने हैं, क्या करना है। बस ठीक है, उन्होंने भी सुन रखा था बीएड के बारे में। उस टाइम आपको भी पता है कि एक समय आता है, वो क्रेज़ सबको था, बीएड कर लो, बीएड कर लो। तो पापा ने बोला बीएड कर लो। वो तो जो कोई कुछ नहीं कर रहा, वो बीएड कर रहा है। बस मेरी यही मानसिकता थी, तभी तो मैंने पापा को बोला मेरे को बीएड नहीं करनी है। हुँ। वो बोले मुझे बीएड करवानी है। मैंने कहा नहीं, आपके पैसे ऐसे ही बर्बाद हो जाएँगे, क्योंकि मेरे को करनी नहीं है और आपको करवानी है। बोला नहीं, नहीं मेरे को करवानी है। फिर मेरे पिताजी की बात को मैं भी नहीं टालना चाह रही थी। ठीक है, कुछ अच्छा ही तो आ रहा है। मैंने उनकी बात को रखते हुए बीएड कर ली। उस टाइम मैंने यूपीएससी से पहले आरपीएससी का सोचा था कि मुझे एसडीएम बनना है। फिर उसी के साथ बीएड हुई, बीएड के बाद मैंने बताया जैसे एमए की, एमए के बाद फर्स्ट ग्रेड लग गई। जिस टाइम वैकेंसी आई ना, उस टाइम मैंने ये सोचा कि जॉब लगने के बाद मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँगी, तो पिताजी को उतना खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि आपको टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करनी पड़ेगी, आपको बुक्स भी लानी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और अपने तो यही होता है कि एक समय तक पढ़ाने के बाद कि अब ठीक है, हमने तो पढ़ा दिया, बहुत हो गया आपका। इसीलिए ये बीएड की, बीएड के बाद फर्स्ट ग्रेड लगी, फिर समय ही नहीं मिला। मैंने 2018 का आरएस दिया था, प्री मेरा निकल भी गया था, पर मैं प्रोबेशन की वजह से मैंने मेंस की तैयारी नहीं कर पाई और मैंने मेंस दिया भी नहीं। अच्छा, मेंस लिखा नहीं आपने। बिल्कुल, मैं स मेंस में बैठी नहीं। कसक है अब आपके? नहीं, अब मैं लगता है कि मैं एक सहायक आचार्य के पद के साथ, अब अपने बच्चों के साथ जो मेरे विद्यार्थी होंगे, अब उन्हें बनाऊँगी। वो कहते हैं ना कि जो मैं नहीं कर पाई वो ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक बचपन में एक सपना होता है कि मुझे सबसे बड़ी नौकरी लगना है। तो बड़ी नौकरी का मतलब क्या होता है? कलेक्टर, हुँ, एसपी। अब हम यदि बात करें, एजुकेशन क्षेत्र में सबसे बड़ी नौकरी है आपकी, जो आप लग गए, हुँ, तो आपको वो सपना तो पूरा हो गया। जी। ममता शर्मा को और भी कुछ करना है अभी या करना था? बीच में मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जी। उसके बाद मैंने एलएलबी करने का सोचा था कि मैं एलएलबी करके बीएड से आरजेएस पहले? करूँगी। हाँ, बीएड से पहले, और जो मैंने पहली बार एमए की थी लोक प्रशासन, उससे पहले मेरे को एलएलबी करनी थी और हुँ। आरजेएस के लिए आगे जाना था। पर किसी कारणवश वो भी, उस पर भी काम हो नहीं पाया कि मैं एलएलबी नहीं करके मैंने फिर लोक प्रशासन से एमए इसीलिए की थी कि मुझे यूपीएससी करना था। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल। और मेरे पिताजी ने उसके लिए दिल्ली से बुक्स वगैरह सब कुछ भिजवाई भी थी, नोट्स, बुक्स जितना वो भिजवा सकते थे तैयारी के लिए। पर वही है ना कि जो ईश्वर ने भाग्य में लिखा होता है, वही मिलता है। अब ये आपका लास्ट गोल है? ऐसा नहीं, मैं तो मानती हूँ इंसान को हमेशा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहो। क्या पता, जो पहले कभी सोचा था वो आगे जाके हो भी जाए। आपकी रुचि क्या है? मुझे वैसे गाने सुनना पसंद है, संगीत सुनना पसंद है। सुनाना पसंद है? नहीं, मुझे सुनना पसंद है और मुझे लिखना बहुत पसंद है। क्या लिखते हो आप? लिखने में जैसे मैं बताऊँगी ना, अभी मैं बहुत बड़ी राइटर तो नहीं हूँ, पर नहीं, फिर कभी-कभी भी? जैसे मन में कोई बात आ गई आपके, कोई भाव आ गया मेरे मन में,
तो मैं उस भाव को फिर शब्दबद्ध करने में विश्वास रखती हूँ, फिर मैं उसको लिखूँगी। ऐसे करते-करते मैंने 4-5 लिखी है ऐसी कविताएँ। बाकी मुझे ऐसा आगे चलकर मुझे भी ऐसा है कि हाँ, मुझे भी कहानी लिखनी है, उपन्यास लिखना है, कहीं न कहीं अपनी आत्मकथा। धीरे-धीरे अब कहते हैं ना जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे जीवन में कुछ न कुछ लिखते जाएँगे। अच्छा, आप बड़े राइटर तो नहीं हो, पर बनते तो आप और मेरे जैसे ही बड़े राइटर। हाँ, बिल्कुल, ऊपर से तो आते नहीं है। बिल्कुल। तो आपने कोई कविता लिखी है ऐसी जो आपको याद है अभी? नहीं, मैंने वैसे लिखी तो है पर मुझे वो कविता भी पूरी याद नहीं होगी। कुछ-कुछ जैसे मैं कोट्स भी लिखती हूँ। जैसे कोई बात अगर मेरे मन में आ गई तो मैंने उसे कोट के रूप में लिख दिया। हुँ। अच्छा, आपका फ़ेवरेट लेखक कौन है? मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है, उसमें तो मैं ये मानूँगी कि मुझे फ़िलहाल तो जो अभी पढ़ रहे हैं हम, उसमें से मैंने एक वो है गौरापन शिवानी की मायापुरी पुस्तक पढ़ी थी, जी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। गौरापन शिवानी पसंद है मुझे। अभी मैं जैसे चित्रा मुद्गल जी की पढ़ रही थी, वो पसंद है। अभी वर्तमान में मानव कौल जी की जो आ रही है, वो भी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। और बाकी जैसे-जैसे समय मिलता जाए, प्रेमचंद जी की भी, मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी निर्मला, बहुत सारी है वैसे सेवा सदन, गोदान, गबन, पर मुझे निर्मला एक अलग ही भाव के साथ मैंने उसको कितनी बार पढ़ लिया मुझे खुद को भी याद नहीं होगा। जिनसे आप पढ़े हो वो तो आपके फ़ेवरेट टीचर हैं, जैसे निर्मल सर या अर्जुन सर, हुँ। जो भी। इसके अलावा आपके और कोई फ़ेवरेट टीचर हैं, जिनसे आप कभी मिली नहीं, पढ़ी नहीं, जो आपको अच्छे लगते हों, जिनकी शैली अच्छी लगती हो? विकास दिव्य कीर्ति सर, बिल्कुल, उनसे मतलब इतना आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, उनके बोलने से, उनके करने से मतलब कई बार जब आप खुद को थोड़ा-सा भी डिमोटिवेट फ़ील करते हो, और आप विकास दिव्य कीर्ति सर का वीडियो देखो। मेरा ये रहता था लोग कहते हैं कि वो क्या कहते हैं मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी एंड डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। हुँ। बट कभी-कभी डिसिप्लिन के साथ-साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी थोड़ा भी अपने आप को तैयारी के दौरान डिप्रेस सा फ़ील करती और तो लगता विकास कि दिव्य नहीं कीर्ति हाँ, सर को सुनते? बिल्कुल मैं सर को सुनती और सर की हर एक बात मुझे याद है कि आपकी सफलता में लोग आपके साथ हैं और हर चीज़ बहुत सारी चीज़ें कि सर कैसे एक व्यक्ति को एक सही मार्गदर्शक भी हैं वो। एक टीचर के साथ वो एक सही मार्गदर्शक है कि वो आपको आगे का रास्ता दिखाएँगे, कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है और आपका भविष्य, आपकी सफलता कितने मायने रखती है आपके लिए। और एज़ अ फीमेल मैं हर महिला को कहूँगी कि आपको आत्मनिर्भर तो होना चाहिए। मैं मेरी बच्चियों को स्कूल में कहती हूँ, जो मेरी विद्यार्थी हैं, कि मुझे मेरी इस पढ़ाई का जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसका सबसे ज़्यादा गर्व उस दिन होगा जिस दिन मेरी बच्चियों में से कोई कुछ बनेगी और आप सबको आत्मनिर्भर होना है, शादी उसके बाद करनी है। क्या बात है! क्योंकि क्या है ना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है आपके। कम से कम आपके पास ये स्ट्रेंथ तो है कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। आपको किसी भरोसे नहीं रहना पड़े। हाँ, बिल्कुल आप किसी पे भरोसे क्यों रहो? मतलब अभी जो जितना चल रहा है उस हिसाब से आपको यही आपको लगता है कि आपको किसी के भरोसे रहना चाहिए? सक्षम होना चाहिए, हर व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए और स्पेशली हर महिला को सक्षम होना चाहिए। तो नारी सशक्तिकरण पर काम कर रहे हो आप? बिल्कुल मैं चाहती हूँ हर नारी सशक्त हो। हुँ। महिलाओं को अपने लिए आवाज़ उठाने से पहले अपनी आवाज़ को इतना मजबूत करना चाहिए कि उस आवाज़ की भी कीमत हो। कि आप अगर एक अच्छी जगह अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छे पद पर हो, तो आपकी बात सुनी जाएगी ना। अब तो बहुत सुनी जाती है। बीकानेर की बात करें तो कलेक्टर महिला है, संभागीय आयुक्त महिला है। इसके अलावा बहुत सारे पदों पे हाँ, महिलाएँ महिलाएँ हैं, हैं। पर वो क्या है ना कि मैं मेरी जो बच्चियाँ हैं, जो विद्यार्थी हैं, हुँ। मैं ये चाहती हूँ ना कि मैं कहीं जाऊँ तो कोई मुझे मिले कि मैडम आपने हमें वहाँ पढ़ाया था। पर हाँ, ये बात सही है कि गाँवों में ये रेशियो कम है। बिल्कुल बच्चियों की शादियाँ करवा दी जाती है। समय से पहले। हाँ, 11th-12th हुई नहीं, वो शादियाँ कर ली, वो घर बैठी है। मतलब उनका फिर क्या भविष्य आप बताओ? जो मिल रहा है उनको उसी में जीना पड़ रहा है। जो जी। आगे बढ़ रही है वो परिवार तो आज भी आगे ही बढ़ रहे हैं। पर जो नहीं कर रहे हैं, हमें तो उन्हें आगे लाना है। मुख्य धारा से तो उन्हें जोड़ना है। सोशल मीडिया पर है आप? जी हाँ, बंद नहीं किया आपने? मैं ये मानती हूँ अगर आप चीज़ों को मैनेज करके चलें, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएँ। जैसे ऐसा नहीं कि आप परमानेंट सोशल मीडिया पे लगे रहें, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं। आपको कोई नोट्स आए, जैसे मैं सर्विस में हूँ, तो हमारे लिए तो हर आदेश, हर चीज़ ऑनलाइन ही आएगी।
अगर मैं सोशल मीडिया से दूरी बना लूँ व्हाट्सएप वगैरह से, तो मेरे पास वो नहीं पहुँच पाएँगे। व्हाट्सएप तो चलो ठीक है फिर भी, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, नहीं, मैं ये सब यूज़ नहीं करती। अच्छा कुछ भी यूज़ नहीं नहीं, करते मैं आप? ऐसा नहीं। इंस्टा फिर भी कभी-कभी यूज़ करती हूँ, बाकी सब यूज़ नहीं करती मैं। हुँ, व्हाट्सएप पे कई बार आपको ये रहता है कि आपका कोई न्यूज़ आ गई, आपको पेपर से रिलेटेड भी न्यूज़ आएगी, आपका ग्रुप भी होगा, उसमें भी न्यूज़ आएगी कहीं न कहीं। आप अगर टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़े हुए हो, तो उसका भी ग्रुप होगा, तो वैसे करके उसके लिए ज़रूरी है। बाकी तो मैं हर चीज़ मैनेज करके चलने वालों में से हूँ, तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, केवल बच्चियाँ नहीं, बच्चे। दोनों, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि वो कैसे हुँ। तैयारी करें? क्या करें? किससे दूर रहें? किससे लगाव करें? नहीं, मेरा देखो बच्चे और बच्ची दोनों के लिए है। अभी वर्तमान में क्या है, मैं खुद गर्ल्स स्कूल में हूँ, अच्छा। तब मैं मेरी जो बात होती है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा होती है, बाकी मेरे लिए वो बच्चे भी वैसे ही हैं, वो बच्चे जी, भी हैं। जी। मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखो और सिलेबस से पहले अपना लक्ष्य देखो कि आपका लक्ष्य क्या है? क्या करना है? ऐसे नहीं आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ भाग रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तरफ भाग रहे हो, आप एपी की तरफ या इधर-उधर की तरफ। पहले लक्ष्य तय करो। जब आप लक्ष्य तय कर लोगे उसके बाद अपना सिलेबस उठाओ। सिलेबस उठा के उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर करते जाओ। पहले जैसा सिलेबस है वैसे, फिर उससे एक्स्ट्रा कि वो कहाँ-कहाँ से आपको मिल सकता है, उसको उसमें ऐड ऑन करते रहो और फिर धीरे-धीरे उसको जितना पढ़ा है उसको कम से कम 5, 7, 10 बार रिवाइज़ करो। तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। और जो फ़िज़ूल की इधर-उधर की बातें हैं या कोई भी सोशल मीडिया है, ऐसा नहीं कि सारे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा है कि जहाँ आप लगे हुए हो कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे हो, उसको देख रहे हो, वहाँ से तो कुछ आना भी नहीं है। वही घंटे अगर आप इधर दोगे तो शायद आप जीवन में बहुत कुछ बनकर आगे बढ़ सकते हो। अच्छा आपने कहा पहले तो लक्ष्य तय करो। लक्ष्य कोई आदमी कैसे तय करे? हमारी जो पृष्ठभूमि है, वहाँ पर जो बच्चा 10वीं में अच्छे नंबर लाएगा उसको साइंस दिला दी जाती है। जी। उसको पता ही नहीं है कि मुझे साइंस लेके क्या करना है। तो लक्ष्य तय कैसे करें? देखो जैसा आपने बात बोली ना वैसे देख लो जीवन में लक्ष्य तय तो आपको ही करना होता है, पर कई बार वो क्या मैंने बोला ना जैसे ईश्वर जो चाहता है। जब मैंने 10th की थी और 10th के दौरान 10th के जस्ट बाद मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि साइंस ले ले। ये मेरे पापा 10वीं के में नंबर शब्द हैं। कितने थे आपके? मेरे 70 प्लस थे, 71% थे। तो मेरे फादर ने मेरे को बोला कि साइंस ले ले और उस टाइम ये भी बहुत होते थे। तो मैंने कहा नहीं साइंस तो नहीं लेनी मेरे को। दोस्तों ने कॉमर्स ले ली, जो लड़कियाँ मेरी दोस्त थी सबने कॉमर्स ले ली और मैंने कहा लेनी तो कॉमर्स है। पापा ने बोला साइंस ले ले, मैंने कहा कॉमर्स ले ले। मेरे को कॉमर्स लेनी है, फिर ऐसे हो गया कि साइंस, कॉमर्स। पापा ने बोला छोड़ ना साइंस ना कॉमर्स, आर्ट्स ले ले। अच्छा कॉमर्स इसलिए लेनी थी कि कि दोस्तों ने ले सहेलियों ली। ने कॉमर्स ले ली बिल्कुल। और साइंस इसलिए कि पापा कह रहे हैं। पापा कह रहे हैं साइंस ले ले। अब फिर दोनों से हट करके आर्ट्स ले ली पर कोई तय नहीं था कि क्यों लेना है। हाँ, कोई वो नहीं था कि क्यों लेना है। हुँ। पर आर्ट्स ले ली उस टाइम थोड़ा-सा 10th तक माइंड में ये था कि जो यूपीएससी और जो आरपीएससी वाला एसडीएम वाला है वो आर्ट्स से ही है। कहीं न कहीं जो आपके सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री है, पॉलिटी था मेरे पास, हिंदी था, तो वो आपका बेस तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं कि साइंस वाले यूपीएससी नहीं कर रहे। ऑब्वियसली लोग बड़े डॉक्टर कर होने ही के रहे हैं। बाद भी वही यूपीएससी में जा रहे हैं। आईआईटीएन खूब सारे यूपीएससी कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, एमबीबीएस बहुत सारे यूपीएससी कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी की तरफ चले गए। हुँ। तो वहाँ मेरा भी लक्ष्य कहीं न कहीं एक तरफ क्योंकि एक बच्चा क्या समझेगा कि उसे क्या लेना है? पर आजकल के बच्चे समझते हैं इस चीज़ को। हमारा टाइम चला गया। अब बच्चे समझदार हो अब गए हैं। बच्चे काफ़ी समझदार हो गए, उन्हें पता है कि उनकी रुचि क्या है। हुँ। हमारी रुचि पहले परिवार वाले डिसाइड करते थे। अब खुद करते हैं बच्चे। हाँ, अब बच्चे खुद ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या लेना है। पर ऐसे नहीं परसेंटेज के बेस पर आप अपना स्ट्रीम डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी रुचि क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, उस हिसाब से आगे बढ़ो ताकि आपके आगे जाके आपको फिर ये नहीं हो कि आपको साइंस से आर्ट्स में आना पड़े या कॉमर्स में जाना पड़े। 12th में आपका क्या रहा था स्कोर? मेरा 12th में 69% था। अच्छा था? जी, बिल्कुल। ग्रेजुएशन भी यही रहा? ग्रेजुएशन में मेरा हाँ, फर्स्ट डिवीज़न थी और मेरे एमए में भी फर्स्ट डिवीज़न थी। तो आपका स्कोर अच्छा था शुरू से लेकर हाँ, के। मैं ऑल ओवर आज तक हमेशा फर्स्ट डिवीज़न है मेरे पास। हुँ। चलो 10वीं में तो फिर भी एक नंबर ठीक-ठीक कह सकते हैं बट 12th में और ग्रेजुएशन, एमए इन तीनों में अच्छे नंबर थे। आर्ट्स में जनरली इतने नंबर नहीं आते। हाँ, मेरा अपने स्कूल में मैं सेकंड रैंकर थी। अच्छा।
तो उस टाइम जैसे हिस्ट्री था, पॉलिटी था, हिंदी था, सारे के सारे थ्योरिकल सब्जेक्ट थे। तो थ्योरी में आप कितना ले लोगे लिख के? आप एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग लेते थे? नहीं, मैं जैसे ज़्यादा मुझे पसंद है बास्केटबॉल वगैरह, बट उस टाइम इतना था भी नहीं। मैं बताया मैंने घर के पास की स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ इतनी एक्टिविटीज़ होती नहीं थी और बोथरा में पढ़ी कुछ समय। तो हाँ, ठीक है, कभी कोई प्रोग्राम होता उसमें पार्ट कर लेते, ज़्यादा मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया इन सब चीज़ों में। आपके फर्स्ट ग्रेड की जर्नी, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी, इस पूरी जर्नी में क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो अपना क्रेडिट वही ईश्वर को दूँगी, फिर अपने माता-पिता को, फिर जो निर्मल सर हैं, उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि कहीं न कहीं वो क्या है ना, जहाँ हमें लगा कि नहीं, अब नहीं होगा, वहाँ उन्होंने कहा नहीं, होगा। वो कहते हैं ना, आप पर विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको गिराने वाले हज़ार होंगे पर आपको उठाने वाले 1-2 ही होंगे। उसमें आपके माता-पिता हैं, आपके वो गुरु हैं जो सच में आपको आपसे भी आगे बढ़ते देखना चाह रहे हैं। मैं मानूँगी नहीं कि मैं जब सर के पास गई थी, एमए भी नहीं थी और आज सर ने कहीं न कहीं मैं उनके बराबर तो कभी नहीं हो सकती, पर पद में उन्होंने अपने बराबर लाके खड़ा कर दिया है आज। जी। उसके लिए हमेशा उनका आभार रहेगा मेरी ओर से। दोस्तों का सहयोग रहा आपके? बिल्कुल, मेरे दोस्तों का भी सहयोग रहा। दोस्तों में जिनका मैं बता रही हूँ, वो जो मेरे रिलेटिव हैं, वो मेरे को हमेशा कहते थे कि आप कुछ अलग करो। वो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो। वो भी ऑलरेडी सर्विस में है अभी। उन्होंने बहुत बहुत इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहे, ये पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू फेस कर रखे हैं। जी। हर तरीके से बताते रहे। क्या है ना, आपको मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे। पढ़ के सब जा रहे हैं, पर पढ़ के वो जानना होता है, जो आपके एक्चुअल में वहाँ काम आ रहा है। तो ममता, आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। बिल्कुल सर, आप धन्यवाद। हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।